इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं सोलो का आर्थिक वृद्धि मॉडल का पार्ट 2। पहला पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज इसमें हम समझने वाले हैं जो सोलो था उसने कौन सा उत्पादन फलन दिया और किस प्रकार से उसने समझाया कि उसका उत्पादन फलन काम करता है और किन किन तत्वों के ऊपर, ये किन किन कारकों के ऊपर आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है। तो जो सोलो का मॉडल है वह पूर्ति पक्ष वाला, सप्लाई साइड वाला मॉडल है। सोलो का जो मॉडल है आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक विकास का, जो उसने अपना मॉडल दिया है, किस प्रकार से कोई देश आर्थिक तरक्की कर सकता है एक अस्थायी विकास की दर से दीर्घकाल में, लंबे समय में। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा उसका सकल उत्पादन फलन। सकल उत्पादन फलन जिसे हम कह सकते हैं उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन की सहायता से उसने अपने मॉडल को समझाने की कोशिश की है। ये वाला जो है ये उसका बेसिक या फंडामेंटल सकल उत्पादन फलन है। तो उत्पादन फलन क्या बतलाता है? उत्पादन फलन बतलाता है कि आगत और निर्गत के बीच क्या संबंध है। आगत और निर्गत के बीच क्या संबंध है, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। तो यह है y इज इक्वल टू ए एफ और ब्रैकेट के अंदर है के एल। ये वाला है सोलो का आर्थिक वृद्धि का सकल उत्पादन फलन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये वाला उत्पादन फलन जो लिखा हुआ है उसका सांकेतिक अक्षरों में, इसको आपने भली भांति याद करना है। अब इसमें जो y है ये एफ के एल, ये किस किस चीज के प्रतीक है? तो y का जो मीनिंग है इस उत्पादन फलन में, y का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कुल आय या कुल उत्पादन से। कुल आय बोलो चाहे कुल उत्पादन बोलो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ए का अर्थ होता है तकनीकी स्तर, टेक्नोलॉजिकल लेवल से है। एफ का जो मीनिंग है वो फलन से, अर्थात जो यहाँ पर एफ लिखा है यह फंक्शन को बतलाता है, हिंदी में इसको फलन कहते हैं। के का मीनिंग है कैपिटल अर्थात पूंजी की मात्रा, और जो एल लिखा है एल फॉर होता है लेबर, तो हिंदी में बोलेंगे एल फॉर हो जाएगा श्रम की मात्रा। ये क्या हो गया, इस प्रोडक्शन फंक्शन में दिए गए अक्षरों का हिंदी में अर्थ। अब क्योंकि जो ये उत्पादन फलन है यह दो कारकों पर अर्थात उत्पादन के दो कारकों को मानकर चलता है। कौन कौन से कारक हैं? पहला है ये वाला के अर्थात पूंजी कैपिटल, और दूसरा है लेबर अर्थात श्रम। ये दो क्या हैं? उत्पादन में सहयोग करते हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है? उत्पादन होता है। साथ में उसने ए को भी अपने उत्पादन फलन में लिया है, लेकिन अंदर नहीं लिखा, उसने बाहर लिखा है, अर्थात वह तकनीकी प्रगति पर बहुत जोर देता है। उसका कहना है कि आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान है उसकी स्टडी में जब उसने पाया और देखा, किसका था? तकनीकी प्रगति का था, टेक्नोलॉजी का था। ओके, यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम जिस जमाने को देख रहे हैं वह जमाना हमारे पास नहीं होता। ठीक है, सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी किस पे आधारित हैं? तकनीकी पर आधारित हैं। वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं मिली है, वो सब इंसान ने बनाई है, जिसने उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। तो देखिए जो वाई है वो किस पर निर्भर करेगा, अर्थात कुल उत्पादन या कुल आय जो मिलेगी, ठीक है, ये जनरेट होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? एक तो कैपिटल पर निर्भर करेगी और लेबर पर निर्भर करेगी, और साथ में जो तकनीकी का स्तर है इस पर निर्भर करेगी। इनकी सहायता से जो उत्पादन किया जाएगा, ठीक है जी, वह आउटपुट को दिखा गया या कुल आय या कुल उत्पादन को दिखलाने का काम करेगा। ओके, अगला देखिए, अपने सकल उत्पादन फलन में उसने जो ए है तकनीकी स्तर, टेक्नोलॉजी, उसने कहा तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है, तटस्थ होती है, उदासीन होती है। अर्थात उसने जो ए है अपने इस ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा है, अपने उत्पादन फलन के बाहर से लिया है, इसलिए उसके विकास के मॉडल को बहिर्जात आर्थिक विकास का मॉडल भी कहते हैं। उसने बाहरी तत्व माना है कि जो तकनीकी क्या करती है, कैपिटल और लेबर को प्रभावित करती है, अर्थात कैपिटल और लेबर की क्या करती है, ये कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। यदि लेबर हाथ से काम करे तो देरी से करेगा, यदि मशीन से करेगा तो जल्दी करेगा। ओके, इसका ये मीनिंग
हो गया। तो इस प्रकार से पूर्ति पक्ष, उत्पादन फलन, इनका क्या क्या मीनिंग है और तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है, इसकी बात मैंने की है। और अगला है, इसका जो उत्पादन फलन है वो पैमाने का स्थिर प्रतिफल पर आधारित है। किस पर आधारित है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर आधारित है। और पैमाने का स्थिर प्रतिफल किसे कहते हैं, इसको यहाँ पर अभी हम समझते हैं। तो ये पहला वही वाला प्रोडक्शन फंक्शन है जो उधर बताया गया है, तो नंबर 1 लिखा है हमने, ठीक है। तो जो पैमाने का स्थिर प्रतिफल है वो ये कहता है कि माना यहाँ पर हमारा ये है उत्पादन, ठीक है जी। तो यदि हम क्या करते हैं, कैपिटल और लेबर को 2 गुना बढ़ाते हैं तो उत्पादन अर्थात आउटपुट भी 2 गुना बढ़ेगा। यदि हम पूंजी और श्रम की मात्रा को उत्पादन में 3 गुना बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कुल उत्पादन वाई भी 3 गुना बढ़ेगा। 4 गुना बढ़ाते हैं तो वाई भी 4 गुना बढ़ेगा। ये है स्थिर पैमाने के प्रतिफल की मान्यता। अब ये कैसे काम करता है यहाँ पे समझना है। माना जी एक स्थिरांक था, मैंने जी मान लिया कि जो जी अक्षर है वो एक स्थिर अक्षर है। ऐसा नहीं कि कहीं जी लिख दिया फिर एच लिख दिया, ठीक है। एक स्थिर अंक है, कांस्टेंट है, ये उदाहरण के लिए है। दूसरा मैंने माना इसका जो मान अर्थात जी की जो वैल्यू है वो मैंने 2 मान ली। कितनी मान ली? 2 मान ली। अब मैंने क्या करना है, जी का गुणा इसमें करना है, इसमें करना और इसमें करना, अर्थात कैपिटल के साथ जी का गुणा होगा, ठीक है जी, एल के साथ जी का गुणा होगा और उसके बाद जो आउटपुट होगा उसने कहा ये भी 2 गुना हो जाता है तो इसके बाहर भी क्या करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे देखो भाई, यहां पर लिखा है जी, तो ये वाला जी यहां लिखा, वाई को क्या करते हैं यहां उतार दिया, तो जी गुणा वाई बराबर ये सेम उतरेगा ये वाला। ओके, उसके बाद जी ये लिखा हुआ है के, तो जी आगे लिखना है के, तो जी गुणा के, फिर कॉमा कर दिया, फिर जी गुणा एल, तो जी गुणा एल। तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, जो क्या बतलाने का काम कर रहा है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल बतलाने का काम कर रहा है। अब इसको हमने बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर अब मैं गणित के माध्यम से, अंकों के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये तो ऐसा हो गया। यदि आपकी समझ में ये नहीं आता है तो ये समझेंगे तो तुरंत ये क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहले तो क्या करना है, ये जी लिखा तो सब क्या, इसके आगे भी जी लगाना, फिर वाई, ठीक है, जी के, ठीक है, जी के मतलब सबके साथ इसका गुणा होगा। अब समझेंगे कि यदि उत्पादन के साधनों को यहाँ पर 2 गुना बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने 2 ले रखा है, तो क्या करेंगे, जी कितना लिखेंगे 2 और के मैंने मान लिया 100 रुपया, ठीक है, उदाहरण के लिए 100 मान लिया, प्लस जी कितना है 2 ही है तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। एल मैंने मान लिया 20 श्रमिक, ठीक है जी, ये 20 हो गया। अब 100 को 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 100 दूने 200, ठीक है, प्लस 20 को 2 से गुना कर दिया, अर्थात हमने जी का मान कितना मान रखा है, 2 मान रखा है। तो अभी यहाँ पर मैंने एल कितना मान लिया 20, तो 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40, तो 100 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 200, प्लस करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो कितना हो गया 240। आउटपुट 240 आया, तो 2 गुणा 240 अर्थात जी कितना हो गया 2, वाई कितना आ गया, इन दोनों का जोड़ 240, 240 गुणा 2 बराबर 480, अर्थात के और एल को 2 गुना बढ़ाने पर उत्पादन कितना बढ़ा, ये भी 2 गुना बढ़ा, अर्थात वाई में कितनी वृद्धि हुई, 2 गुना वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बतलाने का काम करता है। ये उदाहरण के लिए बताया हमने। ओके जी, अब आगे बात करते हैं कि उसने कहा है कि जो यदि क्या करें कि जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, तटस्थ मानते हैं यदि उसके उत्पादन फलन में हम क्या करते हैं, तकनीकी अर्थात ए को क्या मानते हैं, तटस्थ मानते हैं। जैसा उसने कहा है कि जो तकनीकी है वो बाहर से प्रभावित करती है, किसकी, लेबर की कार्य क्षमता को बाहर से प्रभावित करती है। ओके, इसी प्रकार से पूंजी की मात्रा को, ठीक है, वो बाहर से प्रभावित करने का काम करती है। तो ऐसे में यदि हम उसको क्या करते हैं, तटस्थ मानते हैं, किसको, इसको ए को, ठीक है जी, मानते हैं, तो फिर हमारा जो अगला प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा दूसरे नंबर का, ये तो पहला है, ये दूसरा बनेगा कैसे कि अब हम इसको ए को हटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, बाकी ये नहीं उतारना है, ये केवल हमारा स्थिर पैमाने के प्रतिफल के लिए बतला रखा आपको। ओके, उसके बाद हमारा ये वाला जब हट जाएगा ए तो बाकी सब वही रहेगा, ए इज इक्वल टू फंक्शन
ऑफ के एल, तो ये हमारा दूसरा क्या बन जाएगा, उत्पादन फलन बनेगा। ओके, केवल ए को हटा दिया क्योंकि उसने ए को तटस्थ माना है, बाहर से माना है, तो ए को इग्नोर कर लीजिए। ठीक है जी, हटा दीजिए तो ए वाला बनेगा। अब इसके आगे क्या होगा, प्रति श्रमिक उत्पादन। ठीक है, कि एक श्रमिक कितना उत्पादन करता है। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं कि एक श्रमिक का आउटपुट कितना है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि औसत आय कितनी है, औसत उत्पादन कितना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रति श्रमिक उत्पादन यदि जानना है। क्या बोला, प्रति श्रमिक अर्थात एक श्रमिक का उत्पादन में कितना हिस्सा है, क्योंकि श्रमिक तो लगे होंगे किसी फैक्ट्री में 500, लेकिन एक का कितना योगदान है, तो उसका औसत निकालना पड़ेगा। और औसत निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो यहां देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला हमारा लिखा हुआ है पूरा। अब क्या करना है, जो y है इसमें यहाँ पे लिखना है y में l का भाग देना है, l फॉर लेबर। ठीक है, लेबर का भाग देना है, श्रमिकों की संख्या से भाग देना है। तो जब लेबर का भाग हम क्या करेंगे, आउटपुट में देंगे, y में देंगे, i में देंगे, तो क्या होगा, प्रति श्रमिक उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। ओके, दूसरा, ठीक है जी, ये तो फंक्शन है। और यहाँ पर दे दे के बटा एल, अर्थात हमने के में एल का भाग देना, अर्थात श्रमिकों की संख्या से भाग देना है। फिर एल में किसका भाग देना, अर्थात श्रमिकों में श्रमिकों की संख्या का भाग देना है। ओके, तो इसका भाग एल का भाग एल में दिया, फिर एल का भाग के में दिया, तो तब क्या होगा, तब क्या होने वाला है, देखो भाई, y बटा एल। ठीक है, y बटा एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए के बटा एल, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा पूंजी की मात्रा। पूंजी की मात्रा कितनी है, हमारे पास 10 है। पूंजी की मात्रा कितनी है, 10 है। और लेबर कितने हैं, 2 हैं, तो 10 में 2 का भाग दीजिए तो 5 आएगा। तो श्रमिक पूंजी अनुपात कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर एल बटा एल है, अर्थात श्रमिकों की संख्या और जितने हम श्रमिकों से भाग दे रहे हैं दोनों की बराबर है। ठीक है जी, तो इसलिए एल से एल कट हो जाएगा। तो एल से एल कट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। ठीक है जी, क्या लिखा जाएगा, 1। 1 क्यों आएगा, देखो भाई, ऊपर है हमारा बात 10 श्रमिक, और श्रमिकों की संख्या जिसे भाग देना है वो श्रमिक भी 10 ही हैं। ठीक है जी, तो 10 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 10 एकम को 10, 20 बटा 20, तो 20 एकम को 20। इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, कट काट दिया और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो हमारे दूसरे भाग में इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पहले इतना था, एल का भाग दिया इसमें, ओके जी, इसमें, फिर एल का भाग दिया के में, और एल का भाग दिया एल में, एल का भाग दिया। ओके जी, तो कुल मिलाकर ये निकल गया प्रति श्रमिक उत्पादन। ठीक है जी, प्रति श्रमिक उत्पादन ये निकल कर आ गया। ओके, अब देखिए, अब तीसरे नंबर का हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनना है, उसको और सॉल्व करना है अभी। ठीक है जी, और सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, जो y बटा एल, ठीक है जी, जो y बटा एल है यहाँ पर y बटे एल। अब y बटा एल को, क्योंकि ये क्या बतला रहा है, प्रति व्यक्ति आय को बतला रहा है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, यदि आय कितनी है, 100 है, और श्रमिक कितने हैं, 20 काम कर रहे हैं, तो 20 जनसंख्या हो गई और 100 उधर आ गया, तो 100 में 20 का भाग दीजिए तो 5 आएगा, 20 पंजे 100, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आएगी, 5 रुपये आएगी। अर्थात एक व्यक्ति कितना कमाता है, या उत्पादन में उसका हिस्सा कितना है, केवल कितने का है, 5 रुपये का है। ठीक है, तो y बटा एल, ठीक है जी, जो क्या बतला रहा है, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय को उसने कहा हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल y से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल y से दर्शाएंगे, ये इसके रेशियो को बताएगा। ठीक है जी, स्मॉल y लिखना है इसकी जगह, और k बटा एल जो यहाँ पर है, k बटा एल, ठीक है, जो क्या बता रहा है, श्रम और पूंजी के अनुपात को बतलाने का काम करेगा। उसको क्या करेंगे, उसको स्मॉल अक्षर k से दर्शाया जाएगा, अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर। तो k बटा एल क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है श्रमिक पूंजी या पूंजी श्रम अनुपात को बतला रहा है, ये इसको दिखला रहा है, जो कि भाग देकर प्राप्त होता है। तो इसको मान लिया क्या k, तो क्या बतलाएगा, k श्रमिक पूंजी अनुपात, या इसको श्रम पूंजी भी कह सकते हैं। तो इसको दिखाना है स्मॉल k से। ठीक है, तो हमारा तीसरे नंबर का जो सॉल्ट में उत्पादन फलन बन जाएगा, वो बन जाएगा y, तो ये है ही बराबर
फंक्शन और इसके अंदर रखना है के, ठीक है जी। y तो ये है और एक के इसके अंदर आएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, ठीक है जी। ये तो हमारा तीसरा उत्पादन फलन बन गया। तो एक तो ये था, ठीक है जी। दूसरा कौन था? दूसरा ये हुआ और तीसरा सॉल्ट में ए आ गया। ओके, आई होप यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो इसको पढ़ना है दोबारा, एक नहीं दो बार नहीं 36 बार पढ़िए, जरूर आपकी समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो डायग्राम है, ठीक है, इसी बात को जो हमने यहाँ पर बताया कि जो श्रमिक है, प्रति श्रमिक जो उत्पादन होता है और श्रम पूंजी का जो अनुपात होता है, उसका उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, कि श्रम और पूंजी को बढ़ाने पर उत्पादन कितना बढ़ता है, ठीक है, या फिर बढ़ते बढ़ते घटता भी है कि नहीं घटता है, कि स्थिर बना रहता है या लगातार बढ़ता चला जाता है। इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से आपने क्या करना है, दो अक्षर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला हमारा एक्स अक्ष है, इस पर लिखना है पूंजी श्रम अनुपात के बटा एल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, के बटा एल। तो केवल ये केस बतलाएगा, ठीक है, के बटा एल। तो के बटा एल का मीनिंग क्या है? पूंजी और श्रम का अनुपात, पूंजी और श्रम का अनुपात, ठीक है, कि पूंजी हमने कह दिया कि कितनी है, 100 लगी है, 100 पूंजी लगी है, 100 रुपया है। लेबर कितने काम कर रहे हैं जी? 5 कर रहे हैं, 5 का भाग 100 में दो, 20 पंजे, मतलब अर्थात एक लेबर पर 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है जी, एक लेबर पर 5 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये दिखलाएगा श्रम पूंजी का अनुपात, पूरी लाइन। ओके जी। और इसके बाद इस वाई अक्ष पर आएगा प्रति श्रमिक उत्पादन। क्या बोला? प्रति श्रमिक उत्पादन, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाएगा प्रति श्रमिक आय, जिसको हम क्या लिखेंगे, वाई बटा एल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई बटा एल, ठीक है, और जिसको हमने कह दिया वाई, ठीक है, ये वाला। तो वाई बटा एल और के बटा एल, इन दोनों के सहयोग से अब देखना है कि उत्पादन कैसे बढ़ता है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए भाई? पूंजी तो चाहिए, बिना धन के तो उत्पादन होने वाला नहीं है, और साथ में श्रम चाहिए, लेबर भी चाहिए, क्योंकि ये उत्पादन के क्या है, साधन हैं। तो जो इसका मॉडल है, किसका भाई? सोलो का जो आर्थिक वृद्धि मॉडल है वो 2 फैक्टर मॉडल है, ठीक है, 2 कारकों को मानकर चलता है कि श्रम और पूंजी की सहायता से उत्पादन किया जाता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। यहाँ से आपने जैसे मेरा बना रखा है, आपने यहाँ से उठती हुई एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है, और उसके बाद इसको पहले ऊपर लगातार उठेगी, उसके बाद धीरे से इसका ढलान कम होगा, फिर कम होगा, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है जी। और इसके आगे लिख देंगे y इज इक्वल टू एफ, अर्थात फंक्शन ऑफ k, ये वाला समीकरण लिख डालेंगे कि जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी, जो इसका 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 संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या बतला रहा है, अर्थात ये रेखा क्या बतला रही है? ये रेखा बतला रही है कि जैसे जैसे क्या करता है श्रम और पूंजी, ठीक है, या पूंजी श्रम को बढ़ाया जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, प्रति श्रमिक उत्पादन भी बढ़ता है। अर्थात श्रम और पूंजी की मात्राओं को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। एक हमारा एकदम से सही डायग्राम, फेयर डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है जी। अब और बता देते कैसे बढ़ता है। माना कि हमने क्या किया, सोलो के मॉडल के अनुसार यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, यहाँ तक बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी, क्या बढ़ाया, पूंजी और श्रम को बढ़ाया यहाँ तक। तो यहाँ पर आउटपुट ऊपर की तरफ, अर्थात यहाँ नापेंगे, तो आउटपुट इतना क्या किया, श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाया, तो उत्पादन इतना बढ़ा, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है जी, इतना बढ़ा। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया माना, ठीक है जी, यहाँ से बढ़ाकर इतना किया, ओके जी। तो ये रेखा क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरा पॉइंट लगाया, इसको इधर नापेंगे, तो हमारा प्रति श्रमिक या प्रति व्यक्ति आय क्या बढ़ेगी, इतने से बढ़कर क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से एक हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एक वक्र हमें प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए जब क्या करते हैं कि पूंजी और श्रम को कितना बढ़ाया जाता है, ओ से लेकर K1 तक बढ़ाया, यहाँ पर K1 लिखा हुआ है, बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से एक रेखा इधर खींचनी है और इधर से एक रेखा इधर खींचनी है, इस पर लिखना K1 और यहाँ पर लिखना है Y1। तो ये क्या बतला रहा है कि जब O से लेकर K1 तक पूंजी और श्रम को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन कितना बढ़ता है, उत्पादन OY1 अर्थात Y1 उत्पादन बढ़ता है, इतना क्या, श्रमिक और पूंजी लगाने से, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये कहता है
कि यदि इससे आगे मतलब इस बिंदु के बाद अर्थात इतने से आगे हम क्या करते हैं कि इधर से हम और क्या करते हैं, इस पॉइंट पर लेते हैं उदाहरण के लिए कि K2 तक क्या करते हैं, इतनी पूंजी और श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो वो कहता है कि इसके बाद क्या होता है, यहीं पे उदाहरण के द्वारा पता चल जाएगा कि देखिए क्या होता है। इसको ले लेते हैं Y2। यहाँ पर देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, ज्यादा है, अर्थात पूंजी की मात्रा ज्यादा लगाई जाती है लेकिन उत्पादन हमें इतना सा प्राप्त होता है। ठीक है जी, अर्थात प्रति व्यक्ति श्रमिक उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बढ़ती है। किसकी तुलना में, पूंजी और श्रम की तुलना में, अर्थात क्या होने लगता है, घाटा होने लगता है। तो उसका कहना है कि एक सीमा के बाद, इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम K1 से आगे बढ़ेंगे और पूंजी और श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन घटते क्रम में प्राप्त होता है। घटते क्रम में प्राप्त होता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि लेबर को दिहाड़ी दे दी कितनी, 5 रुपया। ठीक है जी, 5 रुपये दिहाड़ी दे दी, उसका उत्पादन कितने रुपये का हुआ, 2 रुपया का हुआ। तो यहाँ पे तो घाटा हो गया, 5 में से 2 घटाए, 3 रुपये का उसका घाटा हो रहा है। तो अधिकतम या सबसे उचित अवस्था है कि जब OK1 पूंजी और श्रम की मात्रा है, ठीक है, तो उस समय OY1 प्रति श्रमिक उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। लेकिन इससे आगे यदि हम क्या करते हैं, पूंजी और श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन घटने लगता था। ये रेखा नीचे की अर्थात कम, देखो पहले तो सीधे ऊपर की तरफ गई और उसके बाद धीरे धीरे इस प्रकार से हो गई, तो उत्पादन घटने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, उसने कहा उत्पादन इसलिए घटता है क्योंकि यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल की तीसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है जी, कि उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाया जाता है उससे कम गुनी दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप तैयार करेंगे। ठीक है जी, इसके पीछे कोई ज्यादा गणित तो है नहीं, आपने इसको बढ़ाते हुए खींचना है। ठीक है, यहाँ से बढ़ाते खींच और इसके बाद इसको नीचे की तरफ या फिर आगे की तरफ फ्लैट कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है अर्थात y इज इक्वल टू एफ के, ये क्या बतला रहा है डायग्राम पर, पूंजी श्रम के द्वारा कितना प्रति व्यक्ति आय या कितना उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बतलाने की कोशिश की, ये बतलाया कि 16 का जो आर्थिक वृद्धि मॉडल है वो पूर्ति पक्ष पर आधारित है। किस पर आधारित है, पूर्ति पक्ष पर आधारित है। उसका कहना है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसकी मांग हो जाती है, सब बिक जाता है। ठीक है, जबकि किन्स का क्या कहना था, उसने कहा कि क्योंकि उसके समय मंदी चल रही थी तो उसमें मांग की कमी थी, वस्तुएं बहुत ज्यादा थी, पूर्ति ज्यादा थी लेकिन डिमांड नहीं थी। तो उसने डिमांड पर, मांग पर जोर दिया, लेकिन इधर सोलो ने उसका उल्टा पूर्ति पर जोर दिया। उसने कहा पूर्ति बढ़ाइए, मांग अपना आप ही क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। ये वाला ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमने आपको बतलाया। ठीक है जी, फिर यही वहां पर लिखा, यही पर हमने आपको समझाया कि ये स्थिर प्रतिफल की मान्यता पर आधारित है। तो स्थिर प्रतिफल में हमने जी को मान लिया एक अक्षर, ये स्थिर अक्षर है। ठीक है, इसका मान 2 है। तो दायां वाला और इसका दायां वाला भाग क्या करना पड़ेगा, हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जी मल्टीप्लाई वाई हो गया, जी मल्टीप्लाई के हो गया और जी मल्टीप्लाई एल, दोनों को लिखेंगे। यहाँ पर हमने आपको गणितीय रूप में समझा दिया किस प्रकार से इसका जो जवाब आएगा, अर्थात उत्पादन किस प्रकार से दोगुना बढ़ जाता है। फिर हमने बताया कि यदि तकनीकी को हम तटस्थ मान लेते हैं, जैसे कि सोलो कहता है, तो ए को हटा दिया, बाकी उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रति श्रमिक उत्पादन निकालने की बात उसने की कि एक श्रमिक कितना उत्पादन करता है। तो इसको और इसमें एल का भाग देना है, श्रमिकों की संख्या से भाग देना है। तो हो गया y/L फंक्शन ऑफ k/L। ठीक है, और यहाँ पे L/L, क्योंकि L है तो सब में L का भाग देना है। उसके बाद हमने क्या किया कि y/L हो गया। ठीक है जी, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद f यहाँ उतरेगा, k/L भी यहाँ रहेगा और L/L जो है, L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसके बाद 1 बचेगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने आपको बताया कि जो y/L है, ये वाला y/L को किससे, स्मॉल अक्षर y से दर्शाया जाएगा। ठीक है जी, ये प्रति व्यक्ति आय को दर्शाएगा। और जो हमारा k/L है उसको स्मॉल k से दर्शाया जाएगा। और हमारा तीसरा जो उत्पादन फलन है वो प्राप्त होगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k। ओके जी, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं
सोलो के तीसरे वीडियो के पार्ट में।